डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी टॉपिक है वो है जो हमने प्रेस लेक्चर कर चुके हैं उनमें से जो क्वेश्चन बन रहे थे यहाँ, जो आपने मुझसे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछे हैं, आज मैं उनके आंसर दूंगा आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। पहला किसी ने पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। पहले तो दोनों में क्या होती है, दो या दो चीज़ों से दो सब्स आपस में कंबाइन होते हैं। इस मिक्सचर में जो दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं फिजिकल वे से, और जो कंपाउंड होता है मेन इसका डिफरेंस है। कंपाउंड जो होता है उनमें होता है केमिकल वे से, और कंपाउंड में जो सब्सटेंस मिलता है हमें उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है। दोनों की डेफिनेशन अगर आप लोगे तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल डेफिनेशन ये होगी, when two are more than two substances mix with each other by physical way is called मिक्सचर। हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। फिजिकल वे किस तरीके से, फिजिकल वे से आप किस तरीके से उनको मिक्सचर कर रहे हो। एक तो होता है फिजिकल वे से विथ रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से, ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर के लिहाज से हम उनको मिक्सचर कर सकते हैं। जैसे मैं मिक्सचर की बात करूं, आप सैंड और आयरन को मिक्स कर रहे हो नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो वो मिक्सचर बन जाएगा, उनमें कोई न्यू चीज़ नहीं बनेगी। अगर आप दूसरा लो, अलॉय का एग्जांपल लो, अलॉय मिक्सचर होता है डिफरेंट में मेटल का। अलॉय क्या होता है कि अलॉय में हम मिक्सचर बनाते हैं, एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स करते हैं। कैसे करते हैं, सपोज किसी आयरन के आप छोटे छोटे पीस उठाओ, आयरन के बिल्कुल ये आयरन के ऐसे पार्टिकल उठाओ, या पाउडर फॉर्म में आयरन के कुछ पार्टिकल उठाओ, और दूसरा मेटल क्या करें, मैं दूसरा उठा रहा हूँ कॉपर के मेटल्स, ऐसे कॉपर। अब मैं इनका मिक्सचर किस तरीके से बनाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के पार्टिकल अलॉय बनाने में, जो अलॉय इज ए मिक्सचर, अब इन दोनों पार्टिकल को मैं क्या कर रहा हूँ, फिजिकल वे से इनको किस तरीके से मिक्स करूँगा। पहले तो इन दोनों पाउडर को मिक्स करूँगा ऐसे बिल्कुल। अभी मुझे अलॉय बनाना है, एक मेटल बनाना है जो मिक्सचर, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के पार्टिकल ऐसे, ये कह रहा हूँ सर मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से कैसे, इन दोनों के पार्टिकल ऐसे रख के, ये आयरन और कॉपर दोनों की, इनको करूँगा मेल्ट, हाई टेम्परेचर पर इनको मेल्ट। मैं सिंपल कहो कि इनकी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, हीट दूँगा। हीट देने से क्या होगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे लिक्विड फेस में। फिर हम क्या करेंगे, इनको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। कूल करने के बाद हमें एक अलॉय फॉर्म में मिक्सचर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अलॉय फॉर्म में। इन दोनों को हम बिल्कुल हॉट करेंगे, दोनों लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। देखो पहले मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से बताया मैंने। अब ये क्या होगा, आगे क्या होगा कि इनकी जो लिक्विड फेस में ये दोनों चेंज हो जाएंगे,
तो आगे इसको कूल करेंगे, कूल करने के बाद हमें ये एक सॉलिड वाली चीज़ मिलेगी जिसको कहेंगे अलाई। अलाई इज़ अ मिक्सचर। अभी देखो मैंने मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से बताया, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से भी ऐसे होता है कि आप शुगर और वाटर को मिक्स कर रहे हो, ये मिक्सचर बन गया। या किसी अदर सॉलिड जो आप घर में बहुत सारे जैसे आइसक्रीम बनाते हो या आप कस्टर्ड बनाते हो, तो कस्टर्ड को बनाने में ये कस्टर्ड मिक्सचर होता है मिल्क के साथ, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो मिक्सचर दो चीज़ों की क्या करते हैं, मिक्स करते हैं बाय फिजिकल वेज। इनमें कोई भी केमिकल चेंजिंग नहीं होती। अगर इस मेटल को कह रहे हो सर ये जो मेटल मैं इनको सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो दोबारा आप मेल्ट करोगे, फिर सेपरेशन मेथड के तरीके से, प्यूरिफिकेशन मेथड के तरीके से आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो। माना मिक्सचर में जो सेपरेशन होती है वो ईजिली मैनर से होती है। किस मैनर से होती है? ईजिली मैनर से होती है। आप मिक्सचर के डिफरेंट एग्जाम्पल उठा सकते हो। मिक्सचर के मैं एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, स्मोक, धुआं, स्मोक या धुआं, कार्बन और एयर के पार्टिकल्स होते हैं, ये दोनों मिक्स होते हैं। मिक्स होकर ये क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लो, वाटर और शुगर को, इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनाना ये मिक्सचर होगा। क्या होगा? मिक्सचर होगा। मरकरी और किसी सोडियम का, किसी मेटल जिसको अमलगलम कहते हैं, ये भी मिक्सचर है। मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल आप उठा सकते हो मिक्सचर के लिहाज से। किसके लिहाज से? मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से, नॉर्मल टेम्परेचर के लिहाज से। अभी अगर दूसरी बात करें, जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ सेपरेट करते हैं मिक्सचर की, वो ईजिली मैनर से करते हैं। माना मिक्सचर जो होता है वो ईजिली मैनर में, ईजिली वे से सेपरेट हो जाता है, इजी मैनर से सेपरेट हो जाता है। माना इसमें हमें कोई बड़ी टेक्निक या जो है ना बड़ा मेथड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप विथ रिस्पेक्ट टू यही कंडीशन, यही फिजिकल वे इस्तेमाल करके आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। उनके अंदर जो सबस्टेंस यूज़ किए गए हैं, क्या यूज़ किए गए हैं? सबस्टेंस। अगर आप कह रहे हो सर मुझे वाटर में से शुगर को सेपरेट करना है, तो आप क्या करोगे? सिंपल बॉयल करोगे। बॉयल करने से क्या होगा? वाटर उड़ जाएगा, नीचे जो होगा वो क्या बन जाएगा? बच जाएगा, शुगर बच जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर क्या हो जाता है? ईजिली मैनर से सेपरेट हो जाता है बाय फिल्ट्रेशन मेथड, बाय एवापोरेशन मेथड, बाय बॉइलिंग मेथड, बाय मेल्टिंग मेथड। मेल्टिंग मेथड से भी कह सकते हैं। अल्लाह उनको मेल्ट करोगे दोबारा तो वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये मिक्सचर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। पॉइंट मिक्सचर किसे कहते हैं? जो दो से ज़्यादा चीज़ आपस में मिक्स करें बाय फिजिकल वे, उनकी केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होगी। इन मेटल के अंदर आयरन कॉपर ही होंगे, ऐसा नहीं होंगे कि ये आयरन कॉपर बन जाए या कॉपर ऑक्साइड बन जाए या आयरन ऑक्साइड बन जाए। जो इनकी कंपोजिशन है सॉलिड वाली, जो इसके अंदर है वो सॉलिड वाली रहेगी, कभी अदर कंपोजिशन में इनकी चेंज नहीं होगी। इनमें एटम वही होंगे जो कार्बन। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड क्या होता है? It is a combination of two or more than two substances by
chemical way with fixed mass ratios is called compound। उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करें, इनको कंबाइन करें बाय केमिकल वे। अब केमिकल वे से किस तरीके से? केमिकल वे से होता है बांड बनते हैं, जैसे आयनिक बांड, कोवलेंट बांड। केमिकल वे से ऐसे कहो कि उनका रिएक्शन होगा। सिंपल डेफिनेशन, वो आपस में रिएक्शन करेंगे। जैसे मैं ऑक्सीजन कार्बन एटम है, इसके साथ मैं ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहा हूँ तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और उनकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। कंपाउंड की कंपोजिशन जो होगी वो पहले वालों से क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पे कॉपर सॉलिड मटेरियल में, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म मिलेगा। और इनकी अपनी फिजिकल बिहेवियर होगा, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, अपनी केमिकल कंपोजिशन होगी, अपनी स्ट्रक्चर होगी, अपनी नेचर होगी। माना ये जो हमें कंपाउंड मिलेगा ये प्योर फॉर्म में मिलेगा, प्योरली केमिकल कंपोजिशन में फॉर्म मिलेगा। और हम इनको फिजिकल मैनर से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मैनर से लिहाज से, जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कार्बन डाइऑक्साइड हीट करके कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करूँ, मेल्ट करके इनको कार्बन और ऑक्सीजन को सेपरेट करूँ, ऐसे कभी भी नहीं होगा। जब एक बार ये कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोडक्ट सब्स्टेंस बन गया, उनको सेपरेट करने के लिहाज से एक अलग का मेथड यूज़ करना पड़ता है। माना कह सकते हो कि कंपाउंड को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते उनके एलिमेंट के लिहाज से। देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करने का जो तरीका होगा वो होगा केमिकल वे से। केमिकल वे से कैसे? हम इनके प्रॉपर मास उठाएंगे, लिमिटिंग रिएक्टर का ख्याल रखना पड़ेगा, डिवाइस का ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सा डिवाइस किस एलिमेंट के लिहाज से यूज़ करें, किस एटम के लिहाज से यूज़ करें। ऐसा नहीं है जो मिक्सचर होता है तो हम वो डाल देते हैं, उसमें वो हमें ख्याल नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे डेंजरस कोई भी कंडीशन नहीं होती ज़्यादातर जो आपकी सिलेबस के लिहाज से। अगर आप ये दोनों रिएक्शन करा रहे हो, दो एलिमेंट के रिएक्शन करा रहे हो, दो एटम के रिएक्शन करा रहे हो, दो अदर कंपाउंड के रिएक्शन करा रहे हो, वहाँ पे आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा डिवाइस का, मैनेजमेंट स्किल का। तो मैंने तभी लिखा है फिक्स मास रेशो। ये फिक्स मास रेशो का भी ख्याल रखना पड़ेगा, कितना अमाउंट इसका उठाएं कि इसके साथ रिएक्शन कर जाए। ऐसा ये ज़्यादा उठाओ तो इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। और ये आगे पढ़ोगे कि इन दोनों में से हमें एक को अनस्टेबल करना पड़ता है। अनस्टेबल करने के बाद ही रिएक्शन होता है इनका। क्या होता है? रिएक्शन होता है, वरना इनका रिएक्शन नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल उठाओ, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, तो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड के लिहाज से कौन सी कंडीशन? हम सनलाइट देंगे, ये केमिकल वे से रिएक्शन करेगा, यहाँ पे एसिड बन गया। और इनकी बांड किस तरीके से बनेगी? क्या ये कोवलेंट बनेंगे या क्या आयनिक बनेंगे? क्या इनकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होगी? क्या अदर फैक्टर होंगे? कुछ कंपाउंड क्या कहते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं, कुछ कंपाउंड क्या कहते हैं, उनको हीट देनी पड़ती है। और जो ये कंपाउंड बन जाता है, तो मैं पहले बता रहा हूँ, जो कंपाउंड बन जाता है उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। उनको सेपरेट करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। अभी ये भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट या कौन से सब्सटेंस यूज़ करें, उसके लिहाज से ये केमिकल वे से रिएक्शन करेगा। अभी कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड ईजिली वे से नॉट सेपरेटेड ईजिली मैनर, यही कंपाउंड की पहचान होती है। हम कंपाउंड को ईजिली सेपरेट, ऐसा नहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हीट देके हम इसको कार्बन और ऑक्सीजन में दोबारा सेपरेट करें, नहीं, ऐसा नहीं हो। हाँ,
थर्मल डिकम्पोजिशन होती है तो हमें वो कंपाउंड अलग होते हैं, उनमें हमें वाटर यूज़ करना पड़ता है या कोई अदर कंडीशन, वो उनकी डिकम्पोजिशन अदर कंपाउंड में हो जाती है। तो इन कंपाउंड को सेपरेट करने के लिहाज से हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस वाला मेथड। क्या यूज़ करते हैं इनको सेपरेट करने के लिहाज से? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में ये कंपाउंड माना सेपरेट हो जाते हैं उनके एलिमेंट के लिहाज से। कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आप ऐसे कहो कि डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड in the presence of electricity into its ions after we getting their substance है। अगर आप इनको सेपरेट करना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम यूज़ करेंगे। ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू देयर इलेक्ट्रोड। ये जब टॉपिक आएगी तो हम इनके बारे में सिंपली हम पढ़ेंगे कि इनके डीपली मैंने लिहाज से। तो ये आज का ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जारी बार वर्ड से शो हो रहा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं जिसमें से रेडिएशन इमिट हो, रेडिएशन खारिज हो, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। द एलिमेंट विच रिस्पॉन्स फॉर द रेडिएशन, कौन सी रेडिएशन? अल्फा बीटा गामा। ऐसा एलिमेंट जिसमें से रेडिएशन इमिट हो उसको कहते हैं क्या? एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। द एलिमेंट which emitted the radiation, कौन सी रेडिएशन? अल्फा बीटा गामा फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस is called radio एक्टिव एलिमेंट्स। ऐसा एलिमेंट जिसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडिएशन इमिट हो, किसमें से? न्यूक्लियस में से, उसको कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ग्रेटर होता है, 83 से ग्रेटर होता है, तो वो पीरियोडिक टेबल में कहे जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा, क्यों कहे जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट? क्योंकि उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं। जैसे मैं यूरेनियम की बात करूं, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 90, तो यूरेनियम क्या होता है? इसके न्यूक्लियस में से प्रोटॉन 90, न्यूट्रॉन 114 होते हैं। अब ये क्या करता है? इस न्यूक्लियस में से, किसके? यूरेनियम में से कुछ रेज इमिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा, इसके न्यूक्लियस में से। क्यों निकलते हैं? क्योंकि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाता है, किसके लिहाज से? अनस्टेबल कंडीशन के लिहाज से। अच्छा, वो जो रेडिएशन खारिज करता है हर एलिमेंट अपने लाइफ टाइम डेके के लिहाज से, माने कितने टाइम में वो खारिज कर सकता है, वो एलिमेंट का लाइफ टाइम डेके देखेंगे कि कोई एलिमेंट 1 सेकंड में भी रेडिएशन खारिज कर सकता है, कोई एलिमेंट 5 मिनट में भी खारिज कर सकता है, कोई एलिमेंट को 1 साल लग सकता है, किसी एलिमेंट को 12 साल लग सकते हैं रेडियो एक्टिव में से न्यूक्लियस में से रेडिएशन खारिज करने में। ये इसका टाइम परफेक्ट नहीं होता, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिहाज से उनमें से रेडिएशन। तो आपकी सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है
जिसमें से रेडिएशन क्या हो, खारिज हो, उस एलिमेंट को कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। या कभी कभी एमसीक्यूज आता है द एलिमेंट इन विच द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रॉन नंबर, तो उसको भी क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाए, अनस्टेबल कहते हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, जब न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, जब एनर्जी हाई हो जाएगी तो जाहिर बात है अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने के लिहाज से क्या हो जाएगा, एक्सप्लोर हो जाएगा, मना इमिट करेगा, कोई ना कोई रेडिएशन करेगा। मैं इसका एग्जाम्पल ऐसे दूँ कि जैसे आप कोई बैलून ले रहे हो, इस बैलून के अंदर आप कोई मटेरियल डाल रहे हो, या सैंड डाल रहे हो, या आयरन के पार्टिकल डाल रहे हो, उसके अंदर हवा फिल कर रहे हो। हवा फिल करने के बाद अगर आप उसको थोड़ा सा हिलाओगे तो क्या होगा कि आयरन पार्टिकल या सैंड पार्टिकल की वजह से उनकी इनर एनर्जी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। तो जाहिर बात है उनको बैलेंस रखने के लिए क्या से बैलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि अपनी एनर्जी क्या करनी है, उसको बैलेंस करनी है, इक्विलिब्रियम के लिए। इसमें भी यही होता है, जब इन न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो फिर क्या कहेगा कि मुझे एनर्जी चाहिए बैलेंस। ये तो नहीं चाहेगा कि मुझे और एनर्जी दो, मुझे अनस्टेबल करो, तो वो क्या कहेगा कि अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने के लिहाज से कुछ रेडिएशन को खारिज करेगा। इसका यह भी फ़ायदा है कि जैसे खारिज करेगा, इसमें से अदर और एलिमेंट मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, अदर एलिमेंट मिल सकते हैं, जैसे इसके थाइलम हो गया, पोलिनियम हो गया, हर एलिमेंट के अपने अपने एलिमेंट निकलते हैं उनकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर के लिहाज से। तो आज 9th क्लास के लिए इतना। किसी ने, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि प्रोटॉन किसने दिया, हु गिव द प्रोटॉन्स। अच्छा ये मैंने डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न पीरियड में बताया था, प्रोटॉन वाज गिवन बाय गोल्डस्टीन, प्रोटॉन वाज गिवन बाय गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने दिया था। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में 9th क्लास की। प्रोटॉन वर्ड की मीनिंग है ग्रीक वर्ड की फर्स्ट है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, जिसकी मीनिंग है फर्स्ट। प्रोटॉन की अदर मीनिंग है पॉजिटिव, पॉजिटिव मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसको प्रोटॉन कहते हैं। तो उसको किसने दिया, गोल्डस्टीन ने दिया। अगर अभी भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट्स बॉक्स में से मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो विथ योर नेम्स। अच्छा बहुत सारे बच्चों ने नेम्स नहीं भेजे, तो मैं उनके नेम नहीं उठा रहा कि अच्छा उनके जो आईडी बनी हुई है, किसी के अब्बू के नाम की बनी हुई है, किसी भाई के नाम की बनी हुई है, तो अपना नाम या अपनी क्लास की आईडी लिखा करो। जैसे यहाँ पे मैं मेंशन करूँ कि ये क्वेश्चन किस बच्चे ने पूछा है। तो इतना आज के लिए इतना। जो क्वेश्चन आपने पूछे थे मैंने उन्हें सारों के जवाब दिए हैं। अभी जो लेक्चर आ रहे हैं इस वीक के जो भी लेक्चर है उसको तवज्जो से सुनो। जो आपको टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं हर सैटरडे के, ये डे रखा जाता है, हर सैटरडे पे हम आपको इनके आंसर के जवाब देंगे कि इनके जवाब ये हो सकते हैं।